थैंक यू सर। आपकी हॉबीज़ में है लिस्टनिंग गज़ल जगजीत सिंह की और गार्डनिंग। यस सर। हाँ, और आप पहले से ही एज असिस्टेंट टीचर और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से आप काम कर रही हैं। जी सर। इंटर कॉलेज में। जी सर। जी हाँ, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती हैं आप? सर मैं साइंस लेती हूँ। जी। फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री के लिए मेरा सिलेक्शन है इस कॉलेज में। अच्छा। फिज़िक्स और केमिस्ट्री अप टू 10th, 6 to 10th के लिए। आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी सर है ज्योग्राफी है। और इसमें आप एक पद के लिए प्रधानाचार्य माध्यमिक शिक्षा अनुभाग जी के लिए सर। आप एलिजिबल हैं। जी सर। उसके लिए आपका साक्षात्कार होगा। बहुत बढ़िया। आपका ऑप्शनल जो ज्योग्राफी है सब्जेक्ट, जी सर। अगर हम भूगोल को देखें तो उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जी जो पॉपुलेशन में नंबर 1 पर है। जी सर। ठीक, लेकिन हमारे साथ ऐसी कौन सी भौगोलिक विशेषताएं हैं जी जिनसे हमें फायदा है और ऐसी कौन सी भौगोलिक विशेषताएं जिनकी वजह से हमें नुकसान है? क्या हमें प्रॉफिट है हमारी जियोग्राफिकल जी सर। एस्पेक्ट से और क्या नुकसान सर है? हमारा ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट जो है उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हम तराई क्षेत्र में आते हैं और हमारे पास विस्तृत गंगा यमुना के दो आपके मैदान हैं, जिस वजह से हमारे पास कृषि से संबंधित बहुत अच्छी भूमि है और इस वजह से खाद्यान्न में हम हमारे देश में नंबर 1 पे हैं, खाद्यान्न में, गन्ना उत्पादन में। और वहीं पे यही जो हमारी एक मेरिट है यही हमारी डिमेरिट बन जाती है, क्योंकि यहीं पे अगर बाढ़ आती है तो उसमें भी जो किसान हैं या जो भी लोग रह रहे हैं उनको उससे काफ़ी नुकसान होता है। और इसके साथ अगर हम अपने दक्षिण क्षेत्र में चलते हैं जो कि हमारा बुंदेलखंड है या विंध्य क्षेत्र जो है, वहाँ पे पानी की काफ़ी दिक्कत है और वहाँ की जो भूमि है बहुत पथरीली है, बंजर है, या कहिए उसका अभी इतना विकास नहीं हो पाया है। तो ये थोड़ी सी यहाँ पे हमारे जो इसमें है भौगोलिक, उसमें थोड़ी सी कमियाँ हैं। इसमें आपने जो जिस पद के लिए आपका चुनाव होना है जी प्रधानाचार्य के रूप में, जी एक प्रधानाचार्य के रूप में आप अपनी भूमिका को किस प्रकार से देखती हैं, खासतौर पर जब महिला प्रधानाचार्य होती हैं? जी सर। तो उनसे क्या अपेक्षाएं होती हैं शिक्षकों की, अन्य शिक्षकों की, विद्यार्थियों की? जी सर। और उन अपेक्षाओं पर आप कैसे बेहतर करने की कोशिश करेंगी? जी सर, एज अ प्रिंसिपल या एज अ प्रधानाचार्य जो किसी भी कॉलेज में होता है तो उसका मेन काम होता है हर चीज़ का समन्वय बनाना, चाहे वो टीचरों के मध्य हो। टीचरों के मध्य अगर समन्वय अच्छा होगा तो उसका असर कहीं ना कहीं आपके स्टूडेंट्स पे भी पड़ेगा, बच्चों पे भी पड़ेगा, शिक्षा को भी उस हिसाब से देखना रहेगा। तो एक टीचर की जो एक केंद्र, वो प्रिंसिपल जो है उसकी केंद्रीय भूमिका होती है और उसके अनुसार ही उसको हर चीज़ स्कूल में मेंटेन करनी रखती है। नहीं, तो आप कैसे बेहतर करेंगी? एक शिक्षक के रूप में आप पहले से काम कर रही हैं। जी जी। तो प्रधानाचार्य रूप में बड़ी भूमिका होगी। जी सर। बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहता है। जी जी। तो आप कैसे बेहतर करेंगी? सर कौन ऐसी चीज़ें हैं जो आप लागू करना चाहेंगी? सर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि मेन चीज़ तो होती है इंफ्रास्ट्रक्चर। जो हमारे सरकारी कॉलेजों में बच्चे कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं, तो थोड़ा सा जो अवसंरचना जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, उसमें थोड़ा सा वो कहीं ना कहीं प्राइवेट कॉलेजों के थ्रू पीछे रह जाते हैं, तो उसमें थोड़ा काम करना होगा। और टीचर्स को थोड़ा सा गाइडेंस देना रहता है कि किस हिसाब से वो पढ़ाएं, उनकी क्लास टीचिंग देखनी रहती है। और जो भी हमारी सरकार, जो हमारी राज्य सरकार है या केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं हैं, जैसे कन्या सुमंगला योजना है और जितनी भी इस टाइप की योजना है, सुकन्या समृद्धि योजना है, इन योजनाओं के जो पात्र छात्र छात्राएं हैं या जो भी ऑन स्कीम चल रही है गवर्नमेंट की, उसका उनको पूरी तरह से लाभ मिले और स्कूल का कोड ऑफ कंडक्ट अच्छा रहे, डिसिप्लिन रहे, बच्चे अच्छे से पढ़ें और क्लास का डिसिप्लिन और सब्जेक्ट वाइज भी पढ़ाई अच्छे से हो। अच्छा, एक प्रिंसिपल जो होते हैं इंटर कॉलेज में, वो लीडर होते हैं या एक लीडर के रूप में हो गया, या मैनेजर होते हैं, नेता होते हैं या प्रबंधक होते हैं? सर प्रबंधक होते हैं। अच्छा, प्रबंध करते हैं हर चीज़ का, क्योंकि एक लीडर प्रबंध करना उनका वो है, हर चीज़ को उनको अच्छे से देखना रहेगा, वो करना रहेगा। और अगर लीडर के एस्पेक्ट में देखें तो अगर एक प्रधानाचार्य अपने पूरे जितना भी स्टाफ है उसको साथ में लेके चलेगा, सबकी चीज़ों को, जो हर एक की कुछ ना कुछ अच्छाई होती है, कुछ बुराई होती है, उनको देख के उसके अकॉर्डिंग उनकी चीज़ों को समझ के उनके साथ समानुभूति रख के अच्छे से उनसे काम लेगा तो हर चीज़ ठीक से होगी। अच्छा, एक समस्या ये आ रही है, जितने भी गवर्नमेंट के इंटर कॉलेज हैं जी सर, उनमें बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, और जो शिक्षक हैं उनको बेहतर जॉब सिक्योरिटी है, जी सर, उनका स्केल बहुत अच्छा है, वेतन बहुत अच्छा है, अन्य सुविधाएं बहुत अच्छी हैं। जी सर। लेकिन हमारे यहाँ जो प्राइवेट स्कूल हैं, पूरे चाहे वो कॉन्वेंट स्कूल हों या अलग अलग शहरों में जो निजी स्कूल हैं, उनकी परफॉर्मेंस हमेशा बहुत अच्छी होती है, जबकि उनके यहाँ
शिक्षकों की उतनी बेहतर गुणवत्ता नहीं होती है, उनको जॉब सिक्योरिटी नहीं है, जी सर। लेकिन वहाँ पर रिजल्ट ज़्यादा अच्छा होता है और परिणाम वहाँ ज़्यादा अच्छा क्यों आ रहा है, जबकि यहाँ पर सुविधाएं भी ज़्यादा हैं और शिक्षकों का स्तर भी ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, उनका चुनाव लोक सेवा आयोग से हो रहा है, ठीक है, और बाकी चीज़ें भी ज़्यादा हैं, तो आखिर ऐसा क्यों, इतना गैप क्यों हो रहा है दोनों के बीच? सर इसका कहीं ना कहीं जो कारण है वो जो जहाँ हम कॉलेजों में पढ़ाते हैं, जो हमारे गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, वहाँ पे जो पढ़ने बच्चे आते हैं वो सामाजिक स्तर से उतने सुदृढ़ या उतने अच्छे नहीं होते हैं जितने कि निजी कॉलेजों में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं। उनको घरेलू स्तर पे वो भौतिक सुविधाएं या वो संसाधन या वो चीज़ें नहीं प्राप्त हो पाती हैं जो कि निजी कॉलेजों के बच्चों को कहीं ना कहीं प्राप्त होती है। उनके संग कभी कभी ये भी दिक्कत होती है कि ड्रॉप आउट की संख्या बहुत बढ़ जाती है क्योंकि वो अपनी फ़ीस नहीं भर पा रहे हैं, उन पे बुक्स लेने के लिए पैसे नहीं है, कॉलेज वो आ नहीं सकते क्योंकि किसी का कॉलेज अगर दूर है तो उन पे डेली इतना पैसा भी नहीं होता है कि वो डेली रिक्शा करके स्कूल तक आ सकें। तो सर मेरे ख्याल में कहीं ना एक सामाजिक स्तर पे और एक सामाजिक चेतना का भी अभाव रहता है क्योंकि उनके पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं होते हैं ज़्यादातर हमारे जो कॉलेज में ज़्यादातर कृषि संलग्न होते हैं, मज़दूर हैं, रिक्शा चला रहे हैं, तो उनकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। तो वो कहीं ना कहीं सोचते हैं कि बच्चा अगर घर में रहेगा, उनकी स्कूल में उपस्थिति भी इसलिए कम होती है कि वो सोचते नाम तो लिखा दिया है। बेसिक का बता रही कि इंटर कॉलेज का बता रही? सर इंटर कॉलेज का ही बता रही हूँ। इंटर कॉलेज में इतनी स्थिति, ऐसी स्थिति हर जगह नहीं है सर मेरे कॉलेज में नहीं, आप अपने कॉलेज का बता रहे हैं? जी जी, है ना, मैंने इसकी इंटर्नशिप के लिए भी काम किया, तो इतना तो नहीं, ऐसा हर जगह ये स्थिति नहीं है जी। जो शहरों से जुड़े, टाउन एरिया से जुड़े कॉलेजेस हैं उसमें ऐसा नहीं है जितना आपके कॉलेज में हो सकता है, ऐसा प्योर रूरल एरिया में जो हो। अच्छा, कोई दो ऐसी विशेष चीज़ बताइए कि अगर आपका इस पद पर चयन किया जाए तो कोई दो ऐसी विशेष चीज़ जो आप किसी भी इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल ग्रुप में विशेष तौर पर वह काम करना चाहेंगी जो अभी तक किसी ने किया हो, मतलब ऐसा कोई इनोवेटिव दो काम बताइए जो आप करना पसंद करेंगी। तो कोई भी ऐसा दो काम जो आपके मन में ऐसा हो कि अगर मैं प्रिंसिपल बन गई तो मैं कोई दो ऐसा काम करूंगी जो अभी तक किसी ने नहीं किया होगा, चाहे विद्यार्थियों का मार्गदर्शन हो या इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, कुछ भी ऐसा बताइए जो आप ऐसा। सर मैं अगर इस पद पे चयनित होती हूँ तो मैं चाहूँगी कि मैं कक्षा 8 के बाद 9 से ही बच्चों को जागरूक करूँ और टीचर से कहूँ कि उनको इस हिसाब से पढ़ाएं कि वो आगे से जॉब ओरिएंटेड अपनी स्टडी रखें जिससे वो आगे चल के सफलता को पा सकें। क्योंकि इस लेवल पे आके बच्चों को कहीं ना कहीं समझने में टाइम लग जाता है कि किस टाइम पे क्या पढ़ना है और किस सब्जेक्ट में हम अच्छे हैं, क्या सब्जेक्ट लेके हमको आगे बढ़ना है या किस चीज़ से हमें क्या फॉर्म भरना है, उसके अकॉर्डिंग क्या सब्जेक्ट लेके पढ़ाई करनी है। आपने अपनी हॉबी में लिस्टनिंग गज़ल लिखा है और स्पेशली जगजीत सिंह की। जगजीत सिंह की गज़ल का समाज के लिए क्या संदेश है? उनकी जो भी गज़लें हैं उनका सोसाइटी के लिए मैसेज क्या है, क्या संदेश दे रही हैं उनकी गज़लें जगजीत सिंह? सर उनकी गज़लें हर टाइप में हैं। जैसे उनकी एक गज़ल है कि क्यों डरे ज़िंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। तो हमें कहीं ना कहीं दिखाती हैं कि हम जो अपना फेलियर है उससे हमें सीखना चाहिए कि अगर हम उसमें अगर पास होते हैं तो हम आगे तक जाएंगे, बट अगर हम फेल भी होते हैं किसी चीज़ में तो हमें कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस मिलता है। वो एक्सपीरियंस कभी भी खाली नहीं जाता है, वो हमारे आगे के लाइफ में कहीं ना कहीं काम देता है। चलिए शिप्रा जी, आपने किस में पीजी किस विषय में किया? मैथमेटिक्स में सर। मैथमेटिक्स में? यस सर, वेरी गुड। तो आपने पीजी किया है मैथमेटिक्स में, आप अध्यापक हैं साइंस की। जी सर। और आपका यहाँ ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी, ऐसा क्यों? सर एक्चुअली जब मैं ग्रेजुएशन करी थी तो मेरी फैमिली की कंडीशन अच्छी नहीं थी और मेरा एमएससी केमिस्ट्री में सिलेक्शन भी हो गया था, बट पैसे की कमी के चक्कर में तो मैंने वो ड्रॉप कर दिया था। तो मैंने मैथ्स से एमएससी कर लिया था और उसके बाद तो उसमें फाइनेंशियल कंडीशन से क्या रिलेशन है इससे? सर वो एक्चुअली उसकी फ़ीस ज़्यादा थी और जहाँ मेरा सिलेक्शन हुआ था वो कॉलेज मेरे शहर से काफ़ी दूर था। अच्छा। तो वहाँ पे रहना, वो चीज़ें, अकोमोडेशन वगैरह, उस वजह से मैंने ड्रॉप कर दिया था। मैथ्स से करा था सर। तो ठीक है, मैथ से पढ़ाई की आपने, मैथ से बीएससी किया, एमएससी किया। जी सर। और अध्यापक भी आप साइंस सब्जेक्ट की? यस। साइंस आप बच्चों को पढ़ाती हैं? यस सर। मन से? यस सर, यस। आपने विषय लिया है ज्योग्राफी? जी सर। सर मुझे कहीं ना कहीं लगा क्योंकि मैं जो साइंस टीचर हूँ एज अ 10th लेवल तक पढ़ाती हूँ और मैंने जो उसका सिलेबस देखा तो मुझे काफ़ी वास्ट लगा केमिस्ट्री का सिलेबस, बट जो ज्योग्राफी का सिलेबस था मुझे थोड़ा मध्यम मार्गी लगा कि उसमें आर्ट्स में भी थोड़ा सा वो है और साइंस वाले भी उसको अच्छे से लेके चल सकते हैं, इसीलिए सर मैंने ज्योग्राफी को एज अ ऑप्शनल कंसिडर करा। चलिए
तो माल्थस की थ्योरी पढ़ा है क्या आपने? जी सर। क्या है वो? सर उनका जनसंख्या का सिद्धांत है कि किसी भी जगह पे जनसंख्या जो है अगर 1, 2, 3 के गुणक में बढ़ती है तो कहीं ना कहीं वो आपके मैथ सब्जेक्ट से भी जुड़ता है। जी सर। इसीलिए तो मैंने पूछा। जी 1, 2, 3 के गुणक में बढ़ती है तो सर थोड़ा सा कुछ लेक हो रहा है। कुछ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जी और जी ज्योमेट्रिक वो प्रोग्रेशन। और जो उसका वो जो संसाधन है अगर वो जनसंख्या स्क्वायर में बढ़ती है तो संसाधन 1, 2, 3 के मल्टीपल में शायद बढ़ती है सर। ऐसा एपी में बढ़ता है एपी में और वो जीपी में बढ़ता है। तो कभी एक ऑप्टिमम लेवल आएगा तो क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ कहा है क्या? हाँ सर ऐसा कुछ है अभी सर मुझे याद नहीं आ रहा, सॉरी। अच्छा, नेचुरल चेक की बात की है। जी सर भूल गए। क्या नाम है उस किताब का? पढ़ा कभी, ध्यान दिया? कौन सी सर? माल्थस की जो किताब है जिसमें उन्होंने थ्योरी दी है। नो सर, सॉरी सर। अच्छा, 1798 में उनकी किताब आई थी एसेज ऑन पॉपुलेशन। अच्छा, उसमें इन्होंने ये ओके सर। ज्योग्राफी में हो गया आपका। ये साइक्लोन कैसे बनता है? साइक्लोन सर जो चक्रवात साइक्लोन जो है एक्चुअली इसका जो वो है वो चक्रीय हवाओं से है। जब क्या कहते हैं कोई निम्न वायुदाब क्षेत्र का केंद्र बनता है और उसके बाहर अगर उच्च वायुदाब होता है तो तेजी से हवाएं चलने लगती हैं जो ऊपर की तरफ बढ़ती है, इसी को हम चक्रवात कहते हैं। नहीं, कैसे निम्न वायुदाब कैसे बन जाता है, उच्च वायुदाब कैसे? सर ये जो पृथ्वी का जो घूर्णन है उसकी वजह से जो कोरियोलिस बल जो उत्पन्न होता है उस कोरियोलिस बल के प्रभाव में। अच्छा जी 0 से 5 डिग्री तक कोरियोलिस बल नगण्य कर्क और मकर रेखा कुछ होती है जी? कर्क और मकर रेखा, कौन सी रेखा कर्क होती है, कौन सी मकर? सर जो पृथ्वी को बीच से 2 भागों में बांटती है वो विषुवत रेखा है। उसके जब हम उत्तर में चलेंगे तो वो कर्क रेखा है, उसके जब दक्षिण में चलेंगे तो वो मकर रेखा है। अक्षांश 23.5 डिग्री। अक्षांश वो रेखाएं हैं जो पृथ्वी को बराबर भागों में बांटती हैं और देशांतर उसको कुछ एंगल से रहती हैं, वो उसको कट करती हैं। कर्क रेखा भारत से गुजरती है जी। कितने राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा भारत के लमसम मध्य भाग से गुजरती है और ये 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से राज्य? ये हैं आपके गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और झारखंड, छत्तीसगढ़ और मिजोरम और शायद मणिपुर। अच्छा, अपने मुख्यमंत्री कौन हैं? योगी आदित्यनाथ जी। अच्छा जी। अपने राज्यपाल कौन हैं? आनंदीबेन पटेल। प्रधानमंत्री जी कौन हैं? मिस्टर नरेंद्र मोदी। अच्छा, राष्ट्रपति कौन हैं? राष्ट्रपति मिस्टर राम कोविंद। अच्छा, और अपने मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? मुख्य न्यायाधीश सर बालकृष्ण सर। अच्छा सर नर्वस हो रहा था थोड़ा सा। अभी आप किस जिले में अध्यापन का कार्य कर रहे हैं? सीतापुर। अच्छा, सीतापुर। जी। अच्छा, सीतापुर डिस्ट्रिक्ट के सिधौली ब्लॉक में। सीतापुर जिले की कुछ विशेषताएं हैं, क्या है सीतापुर के बारे में कुछ बताइए। सीतापुर सर अगर सीतापुर की बात करी जाए तो ये चौथा शायद वो एरिया के हिसाब से चौथा सबसे बड़ा ज़िला है और यहाँ पे एससी कम्युनिटी जो है यूपी में सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है। और यहाँ 1921 में एका आंदोलन भी हुआ था जिसके जो कर्णधार जो मुख्य थे वो छितापासी जी थे और जिसका प्रभाव जो है आपका हरदोई और बहराइच अन्य जिलों में भी रहा है। अन्य जिलों में भी रहा है। चलिए ठीक है सर। एक महिला प्रधानाध्यापिका को आप पुरुष प्रधानाचार्य से कैसे ज़्यादा कुशल मानती हैं? सर महिलाओं में जो महिला प्रधानाचार्य होने की वजह से महिलाओं में थोड़ा सा मतलब लोगों के संग जो सिंपैथी रहती है कि समानुभूति, जिसको एम्पैथी हम कहते हैं, समानुभूति ज़्यादा रहती है और वो उन चीज़ों को दूसरे को अपने हिसाब से समझ के ज़्यादा अच्छे से निर्णय ले पाती है। अनुशासन में पुरुष ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं विद्यालय की दृष्टि से। आप एक परिकल्पना करें कि जिसमें लड़के लड़कियां दोनों पढ़ते हैं, बाल बालिकाएं, और ऐसे विद्यालय का प्रधानाचार्य पुरुष ज़्यादा बेहतर होगा या महिला? सर मेरा जहाँ तक इसमें विचार है कि महिला पुरुष का इसमें कुछ रोल नहीं होना चाहिए। वो कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व पे भी निर्भर करता है कि आप किस हिसाब से कॉलेज का डिसिप्लिन मेंटेन रखते हैं। चलिए ठीक, थैंक यू सर। ठीक, आप जा सकेंगे।